प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में हम आपको बच्चों बताएंगे कि आपका क्लास 11th का जो फिजिक्स है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम जो नहीं दिए बच्चे, वो पेपर आने की पूरा 99% संभावना भी है बच्चों। तो हम जो आया हुआ जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप देख रहे हैं, ये आपका 2023-24 वाला जो है, वो अभी जो एग्जाम हुआ है उसको मैं संपूर्ण हल करने जा रहा हूं बच्चों। ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक जो है कि वीडियो को देखिएगा बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम जो भी आपको हम वीडियो हम डालते हैं अपने चैनल पे तो आप आसानी से जो है कि वीडियो हमारा देख पाएँ। और एग्जाम्स आपका चाहे किसी प्रकार का हो, नीट का हो, IIT का हो या जेईई मेंस एडवांस हो, जो भी आपका एग्जाम एंट्रेंस BHU का एंट्रेंस हो, सभी में आपका इंटरमीडिएट का पोर्शन क्वेश्चन बन करके आता है बच्चों। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और शेयर करना भूलिए मत, जिससे कि आपका जो है कि जो मित्र साथी जो भी हैं सबको ही अच्छे मार्क्स से प्राप्त जो है पास हो बच्चों। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। और आपको हम पहले बता दूं कि ये हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 है और कक्षा 11 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि आपका विषय बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है। और नोट में कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके समूह का अंकित है, मतलब सामने दिया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन का कि कितने नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प लिखकर चुनना, विकल्प बताना है कि हमारा 1 में 6 विकल्प दिया हुआ है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 और आगे भी दे रखा है 5 6 विकल्प है बच्चों। अब एक एक करके विकल्प को हम आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भी। चलिए हम चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विकल्प संबंधित आपका 6 क्वेश्चन है, चलिए हम बताते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे जरा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण क्या होगा। अगर हम आपको डायग्राम, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आपको हम क नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखो प्रक्षेप की जो बात कर रहा है, इस तरह से कोई बॉडी को अगर फेंका जाएगा तो यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई पर जो है वेग का क्षैतिज घटक हो जाता है, जिसको Vx कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उच्चतम बिंदु पर त्वरण भी इसी डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, तो आपका त्वरण और आपका वेग की दिशा सेम होती है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो 4 ऑप्शन अ ब स द में 0 डिग्री वाला जो होगा बच्चों वो ऑप्शन सही होगा। और सही है बच्चों, मैं अ को लिख दिया 0 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। अब हम आपको 1 का ख बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा 1 का ख क्या है। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक में एम्पियर देखिए, जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये तो आपका मूल मात्रक है। कैंडिला भी मूल मात्रक है, केल्विन भी है बच्चों, लेकिन न्यूटन हमारा जो है जो बल का मात्रक है मूल मात्रक नहीं है। इसलिए ख में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन ही है जो मूल मात्रक नहीं है, तो ख का स वाला ऑप्शन सही है। तो इसके बगल में मैं लिख दूंगा स। और ये आपका 100 में क्या दिया हुआ है, न्यूटन। आप चाहें तो इसको लिख करके आप आंसर ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला जो हमारा 1 का ग नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिए। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। तो यहाँ पे हमारा अ में अल्फा कण, बी में बीटा कण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब दे रखा है। तो चारों कण में से ध्यान में रखो अधिकतम संवेग वाला जो कण होता है बच्चों वो न्यूट्रॉन होता है, यानी ग का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। तो 1 का जो ग नंबर का क्वेश्चन है उस जो सही होगा आपका वो है बच्चों न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूट्रॉन द नंबर पर दिया हुआ है बच्चों, ये हो गया मेरा न्यूट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। ये ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो गया बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घ कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन थे भाई, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में साइंटिस्ट ही हैं।
लेकिन एस.एन. बोस जो है ये ऐसे आपका भारतीय वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार मिला था एस.एन. बोस जी को, जो कि द यानी घ का द ऑप्शन सही है बच्चों। द को फट से लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पे चाहें तो उनका नाम भी लिख सकता हूँ। एस.एन. बोस नाम है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय वैज्ञानिक थे बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। कह रहा एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। इसमें त्वरण संभव है बच्चों। मैं पहले ही जो है कि पेपर को प्रैक्टिस कर चुका हूँ और देख चुका हूँ कौन सा सही है, तो ध्यान में रखो। ये आपका त्वरण संभव है, तो इसमें ऋजुरेखीय जो गति दे का परवलय गति, तृतीय गति कभी नहीं, तो ध्यान में रखो चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। ये ऑप्शन आपका सही है। अचर चाल से गतिमान होता है तो त्वरण संभव होता ही नहीं है कभी, इसलिए बच्चों अंग का द सही है। मैं यहाँ पे 1 का ऑप्शन जो क्वेश्चन है अंग है, और इसका जो ऑप्शन सही है अंग क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है बच्चों द है, जो द में आपका लिखा है कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अगला है च। आपको मैं 1 का च नंबर का जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है बच्चों। इस क्वेश्चन की बात अगर करें तो आपको हम बता देते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण बता रहा है। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ च का। जैसे माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है बच्चों, और आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा बच्चों, और ए डॉट बी का आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी से बी काट दीजिए, इनटू में 1 ले लीजिए, और ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बच्चों। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू 10 कितने अंश का, तो 45 अंश। 45 अंश को रेडियन में π/4 लिखते हैं। 10 से 10 काट दीजिए, थीटा बराबर π/4। अब समझ गए होंगे बच्चों चारों ऑप्शन में से कौन सही है, तो π/4 जो दिखेगा वो सही है। च का 100 में आपका π/4 दिख रहा है बच्चों, तो च का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है π/4। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है सभी प्रश्न हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, प्रश्न का कहना है सभी प्रश्न हल कीजिए। मतलब इसमें क से लेकर च तक का जो क्वेश्चन है सभी को हल करना है बच्चों एक एक करके, और प्रत्येक अंक मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है हमारा 1-1 नंबर का है। 6 क्वेश्चन है। चलिए हम आपको फटाफट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, और 2 का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के बीच संबंध है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक के मतलब क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक के मतलब होता है म्यू यस बोलते हैं, और कह रहा है घर्षण कोण मतलब थीटा यस। इसमें रिलेशन जो होता है बच्चों ध्यान में रखना, ये हो गया म्यू यस बराबर होता है टेन थीटा यस। ये हमारा जो है सूत्र हो गया बच्चों, जहाँ पे आपको मैं बता दूं कि म्यू यस को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं बच्चों। और थीटा यस जो होता है इसको कहा जाता है बच्चों घर्षण कोण। ये हो गया मेरा घर्षण कोण। ये हमारा दूसरा का पहला फाइनल हो चुका है। अब दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। किसी भौतिक राशि की बीमा से क्या तात्पर्य है। मतलब इसमें कहना है कि किसी भौतिक राशि की बीमा जो होती है वो बीमा होता क्या है, बीमा या बीमाएं होता क्या है, डायमेंशन क्या होता है, ये हमको बताना है बच्चों। अब अगर हम दिमाग लगाएं तो आपको हम बताएंगे तो इसका परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें
जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के घात चढ़ाते हैं। ये हमारा विमाएँ का परिभाषा हो गया बच्चों, कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के घात चढ़ाते हैं बच्चों। ये बहुत ही आपका अच्छा और सरल भाषा में मैंने डेफिनेशन लिख दिया बच्चों, इसको आप फोकस कर लीजिए इसको। और आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 का अब दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, तो घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए बच्चों। ये भी आपका बहुत है आसान, घन की भुजा में 2% की त्रुटि है बच्चों, मैं इसको भी लगाकर बता देता हूँ। अब हम आपको बताने वाला हूँ आपका दूसरा का तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है दूसरा का क्या कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि दे रखा है घन की भुजा में। तो पहले हम लोग बच्चों मान लेंगे घन की भुजा बराबर x मान लूँगा, और भुजा में त्रुटि मतलब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 बराबर 2% दिया है। अब बच्चों कह रहा है आयतन में त्रुटि बताइए, तो यहाँ पे घन का आयतन का प्रतीक v बराबर घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, x क्यू लिख देंगे। जब आपका आयतन में त्रुटि प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा v अपान v में आप 100 का गुणा करेंगे, और इसका निकालते समय घात इंटू x में त्रुटि यानी भुजा में त्रुटि डेल्टा x बाई एक्स इंटू हो जाएगा 100। अब आप करेंगे क्या बच्चों, 3 गुणते भुजा में त्रुटि हमारा इसका मान 2% मिला हुआ है, बस गुणा करा दीजिए 6% हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा जो है डेल्टा v बाई v इंटू आपका 100 ये हमारा बता रहा है कि आयतन में घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो गया बच्चों, तो 6%। ये हमारा दूसरा का थर्ड नंबर का क्वेश्चन फाइनल हो चुका है बच्चों। अब आपको हम बताने वाले हैं दूसरा का घ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का घ क्या है बच्चों, घ की अगर बात करें, अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पे मैं ग लिख सकता हूँ, ग ही है। दूसरा का ग के बाद अब बच्चों आ गया दूसरा का घ। दूसरा का घ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। किसी वाहन का स्पीडोमीटर किस राशि का मापन करता है बच्चों, स्पीडोमीटर स्पीड से रिलेटेड है, ये जो है ये चाल का मात्रक करता है। चाल किस राशि का मापन करता है, तो चाल की राशि का मापन करता है। तो केवल घ में आपको चाल लिख देना है और ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अंग, यानी हम क्वेश्चन नंबर 2 का अंग नंबर के बारे में बात करेंगे कि अंग में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान समझिए। एक व्यक्ति कार के अंदर बैठा है, वह कार को अंदर से धकेलता है, तो क्या कार में गति उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान में रखो, अगर कार के अंदर ही अगर बैठने के बाद अगर गति उत्पन्न हो जाती तो इंजन में खराबी आने के बाद बाहर से धक्का नहीं देना पड़ता बच्चों। इसलिए ध्यान में रखो, अंदर से चाहे कितनों भी बल लगा लीजिए, गाड़ी के गति में या उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताना क्या था, कार में गति उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कार में गति उत्पन्न नहीं होगा, क्लियर, नहीं होगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अब आपको दूसरा के अंग के बाद हमारा एक क्वेश्चन और है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 का च है। च पर बात कर लेते हैं। 2 का च क्या कह रहा है भाई, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है। चलो v इक्वल टू आर ओमेगा, आपको पता है कि आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है बेटा, v बराबर आर ओमेगा होता है, भूलिएगा मत। और जब भी संबंध अगर लिखते हैं
तो आप जरूर बताइए कि इसमें आए हुए जो सिंबल है किसका भी क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान में रखो, वेग प्रदर्शित करता है। आर क्या है? ये इसको कहा जाता है पथ त्रिज्या, वृत्तीय पथ पर जो गति करता है उसकी त्रिज्या है। ओमेगा को बच्चों कहा जाता है कोणीय वेग, कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो चुका है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को देखते रहिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ समझिए क्या है। अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक मित्रों तक आपके जो है कि वीडियो ये पहुंच पाए। और आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, पता चल जाए कि वीडियो सतेश सर का आ चुका है। सतेश सर का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर संबंधित होता है बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 कराते हैं। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाते हैं, सभी प्रश्न हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 3 है, तो 3 में हमको क बताना है। क के बारे में, क में क्वेश्चन कह रहा है अब केंद्र बल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। चलिए अच्छा हम आपको बता देता हूँ अब केंद्र बल है क्या बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि अब केंद्र बल जो होता है, अभी केंद्र बल तो नहीं है उसी के अनुकूल है, लेकिन उसके अपोजिट काम करता है अब केंद्र बल। देखो बच्चों इसमें क्या है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल कहते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन भी फाइनल हो गया अपकेंद्र बल के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा का ख है, घर्षण कोण से क्या तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों तीसरा का ख बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा है घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल क्या है। तो बच्चों मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ, इस तरह से हमारा क्षैतिज तल है और इस पर कोई गुटका रखा हुआ है और इस पर आपका जो एक बल होता है P, जो इस डायरेक्शन में काम करता है, इसको 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। तो एक आपको इस डायरेक्शन में जो घटक मिलता है उसको कहा जाता है Fs, और इस डायरेक्शन में जो आपका एक बल मिलता है उसको कहते हैं R। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो आपका सीमांत घर्षण की अवस्था में ये आपका जो थीटा यस होता है, वो आपका P और R के बीच जो कोण बनता है बच्चों, ये आपका घर्षण कोण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। ये अवस्था ध्यान में रखिए, सीमांत घर्षण की अवस्था में ऐसा होता है तो हमारा जो है इस तरह का घर्षण कोण परिभाषित होता है। यदि अगर हम इसको परिभाषित करें बच्चों, तो इस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम घर्षण कोण को परिभाषित करें तो लिखेंगे Fs और R की परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाती है उसे घर्षण कोण कहते हैं बच्चों। इसका प्रतीक थीटा यस होता है।
उम्मीद है घर्षण कोण बच्चों समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग बताने जा रहा हूँ। ग का कहना है एक आपका यहाँ पे तीसरा का ग पे पहुँच जाता हूँ। बीमीय विधि से v बराबर u प्लस AT की सत्यता की जांच कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तीसरा में बच्चों, ध्यान में रखो। बीमीय विधि से v बराबर u प्लस AT की सत्यता की जांच कीजिए, यानी बीमीय विधि से टेस्ट करना है कि हमारा ये जो गति का समीकरण है वो सत्य है कि नहीं है बच्चों। चलिए हम इसको हल करके बताते हैं बच्चों। हमारा तीसरा का ग में दिया हुआ है, समीकरण दिया है v बराबर u प्लस AT। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम इसमें दोनों तरफ का बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ का जो बीमीय सूत्र जो निकालेंगे कैसे निकलेगा बच्चों, पहले LHS का निकालते हैं। तो लिखेंगे LHS का DF मतलब डायमेंशनल फार्मूला जिसको बीमीय सूत्र कहते हैं, इतना इक्वल टू लिखूँगा v की बीमा। अब आपको बच्चों पता है कि v की जो बीमा होती है वो LT पावर -1 होता है, ठीक है। अब आपको हम RHS का निकालता हूँ। RHS का DF जब निकालेंगे बच्चों डायमेंशनल फार्मूला, तो u प्लस लिखूँगा AT की बीमा। तो u की बीमा बच्चों वेग है तो इसका LT पावर -1 बीमीय सूत्र होता है। a का होता है, a का अगर मैं निकालूँ तो LT पावर -2 होता है और टाइम का t होता है। अगर गुणा करा दी तो t का घात इसमें आकर जुड़ जाएगा तो LT पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा LT पावर -1 बच्चों। तो इसको 2 बार बीमीय सूत्र को नहीं लिखना होता है, इसको एक ही बार लिखेंगे LT पावर -1। तो भाई ऐसे स्थिति में हमारा जो है कहा जा सकता है कि LHS का जो DF है वो बराबर हो गया RHS के DF से। अगर ये बराबर हो गया तो कहा जाता है कि अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो तीसरा का ग है बच्चों मैं लगा चुका हूँ। अब आपको हम अगला जो बताने वाला हूँ बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि जानते हैं हाफ ईयरली में तो आया ही है, लेकिन इस पेपर का जितना भी है संपूर्ण हल हर विद्यार्थी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर का भी काम करता है। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ग हो चुका है। चलो अब हम आते हैं घ पे। घ पे क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने पर 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिफल त्रुटि ज्ञात कीजिए बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ त्रिज्या में त्रुटि दिया हुआ है, हम आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का घ बच्चों। यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या में त्रुटि मतलब त्रिज्या को r से दिखाते हैं ΔR/r इंटू आप लिखोगे 100 और इतना बराबर आपका 1.5% त्रिज्या में त्रुटि दिया है। एरिया में त्रुटि निकालना है तो एरिया के लिए फार्मूला होता है बच्चों A हम लोग एरिया का फार्मूला होता है, अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है। अगर हम एरिया में संभावित अगर हम त्रुटि निकालें तो मॉड ऑफ ΔA/A यहाँ पे मैक्स लिखूँगा इंटू 100 लिखूँगा इक्वल टू पाई कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिशत त्रुटि निकालते समय जो हमारी राशि पर निर्भर करता है ये क्षेत्रफल त्रिज्या पर, इसका घात इंटू r में त्रुटि यानी ΔR/ लिखूँगा r इंटू 100। तो बच्चों ध्यान से देखिए आपका r में जो प्रतिशत त्रुटि दिया है 1.5% दिया है, 15 दूनी 30 यानी 3.0%। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो तीसरा का घ तो भाई फाइनल हो गया। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है और दिया है कितने बच्चों, क दिया, ख दिया, उसके बाद आपका ग घ अंग च दिया है 6 और करना है 5। तो इसमें हम लोग को देखते हैं कौन कौन करके आपको हम बताने वाले हैं। तो पहले नंबर तो आपको हम सीमांत घर्षण का नियम जो होता है वो समझा देते हैं। तो
पहले तो मैं लिख कर बता रहा हूँ जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर चौथा का जो क नंबर का बच्चों क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपका सीमांत घर्षण के नाम से जाना जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। अब इसमें देखो मैं सीमांत घर्षण के आपका कह रहा है कि 2 नियम बताइए, तो यहाँ पे कहा जा नियम लिखना है। तो सीमांत घर्षण के पहला जो नियम है बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, कहा जा सकता है सीमांत घर्षण में कि संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरा होगा तो सीमांत घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, चिकना होगा तो घट जाएगा। दूसरा कह रहा है स्थैतिक घर्षण बल जो होता है विलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी Fs = μ/s हो जाएगा। इस तरह से दूसरे नियम से हमें सीमांत घर्षण बल के लिए फार्मूला प्राप्त हो जाता है बच्चों। मैंने सीमांत घर्षण के जो नियम थे वो मैं लिखवा चुका हूँ, ध्यान में रखिए। 2 नियम लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा बच्चों। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ख में, और क के बाद ख नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से मैं पढ़ के बता दूं आपको। 2.5 किग्रा का एक पिंड 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, तो पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो अभिकेंद्र बल की गणना करना है बच्चों, तो हम लोग करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे चौथा का ख में अभिकेंद्र बल का गणना करना है बच्चों। अगर मैं बताऊँ 2.5 किग्रा मतलब यहाँ पे द्रव्यमान 2.5 kg दिया हुआ है। अगर कह रहा है 2.5 मीटर त्रिज्या यानी r बराबर 2.5 मीटर त्रिज्या दिया है बच्चों, और कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वेलोसिटी भी दे रखा है इसका आपका 5 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। और हमें अभिकेंद्र बल पूछा है, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स का मान निकालना है, Fc का मान बहुत आसान है। Fc बराबर मैं जानता हूं कि mv²/r होता है। m का मान 2.5 रख दीजिए, v का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। r के जगह पे आप मान रख दीजिए 2.5, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगा बच्चों। 5 स्क्वायर को लिख देंगे 25, Fc बराबर हमारा आ जाएगा 25 न्यूटन। इस तरह से बच्चों हमारा अभिकेंद्र बल चौथा का ख फाइनल हो जाता है बच्चों। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ये क ख तो मैं इसमें बता दिया हूँ। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है ग। तो ग में इसका जो कहना है, अगर हम बात करें ग का, तो ग में कह रहा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। तो चलिए हम इसका लिख देते हैं, 2 लाइन का चीज़ है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत से, तो ये सिद्धांत में आप कह सकते हैं इसका लिखेंगे बाह्य बलों के अनुपस्थिति में निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। ये क्वेश्चन कौन सा था तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का
ग था बच्चों, जो फाइनल हो चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको अगर बताऊं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर घ भी बताया जा सकता है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको अंग बता रहा हूं। चलिए आपको हम चौथा का अंग जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं। देखो इसमें क्या कहना है कि दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा बच्चों। जैसे अगर दो सदिश अगर एक ही डायरेक्शन में अगर हैं, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब बच्चों इसको जोड़ा जाता है तो पहले वेक्टर ए खींचूंगा, इसमें वेक्टर बी खींच दूंगा, तो कहीं न कहीं वेक्टर ए और वेक्टर बी जो इस डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे स्थिति में हमारा दो सदिशों का जो योग होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं ऐसे स्थिति में हमारा जो योग जो होगा दो सदिशों का योग अधिकतम आएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, और अगर यही विपरीत डायरेक्शन में अगर वेक्टर ए इधर है और आपका अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी दिखा दिए, तो ऐसे स्थिति में परिणामी वेक्टर आर जो होगा वो छोटा मिलेगा, जिसका परिमाण भी न्यूनतम होगा। तो ऐसे स्थिति में कहा जा सकता है कि इसका कहा जा सकता है कि जब दो सदिश समान दिशा में हो तो उनका योग अधिकतम होगा और दूसरा बात अगर करेंगे न्यूनतम के केस में तो कहेंगे कि जब दो सदिश विपरीत दिशा में होंगे तो योग न्यूनतम होता है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का अंग फाइनल हो गया बच्चों। अब हम आपको च की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा का जो च नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, एक बीमी सूत्र दे रखा है MLT पावर -1 और कह रहा है कि ऐसी दो राशि बताइए जिसका बीमी सूत्र जो है कि आपका MLT पावर -1 हो। तो बच्चों ध्यान में रखो, एक होता है संवेग और दूसरा होता है आवेग। ये दोनों का जो बीमी सूत्र होता है सेम यही होता है बच्चों। ये आंसर हो गया, चौथा का च भी फाइनल हो गया बच्चों। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 3, देना है 2। अब आपको हम 5वां का ख बताते हैं कि आपका क्या कह रहा है। 5वां का ख, गति के तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए। निगमन ग्राफीय विधि से करना है। चलिए हम आपको 5वां का ख बताते हैं। तो पहले अगर हम चाहूँ आपको पहले 5वां का ग देख लीजिए, जगह कम पड़ेगा। अगले नेक्स्ट पेज पर जब आऊँगा तब हम इसको सीध करके दिखाऊंगा बच्चों। तो चलिए हम आपको 5वां का मैं ग बताता हूँ पहले। अगर 5वां का ग मैं लगाऊं तो इसमें कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। v बराबर a प्लस बी टी। तो a और b विमाएँ ज्ञात कीजिए। a तथा b की विमाएँ ज्ञात करना है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा दिया हुआ है v बराबर a प्लस दिया हुआ है बी टी, और हमें a और b का विमीय सूत्र बताना है कि विमाएँ क्या होती है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समान विमाओं वाली राशि को ही जोड़ी या घटाई जा सकती है, तो ऐसे स्थिति में ये दोनों का भी इसका जो विमीय सूत्र प्रत्येक पद का समान होता है। तो LHS RHS में जितने भी पद हैं सबकी विमीय सूत्र समान होगा बच्चों। तो हमें a का निकालना है, तो b की बीमा बराबर a की बीमा, यानी a की बीमा बराबर v की बीमा लिख सकता हूँ। विमीय सूत्र बराबर होता है, ज्ञात वाले का हेल्प लेते हैं, LT पावर -1 हो जाएगा इसका।
इस तरह से ए की जो बीमा है वो हमें प्राप्त हो चुका है LT⁻⁻1 बच्चों। तो ए की बीमी सूत्र तो जो होता है प्राप्त हो चुका है। अब बी का निकालते हैं। तो बी की बीमा बराबर बीटी की बीमा या बीटी की बीमा बराबर बी की बीमा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बीटी की बीमा बराबर भी की बीमा। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बी की बीमा इक्वल टू भी बाई टी की बीमा। थोड़ा ध्यान से बच्चों देखिएगा, जगह यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। भी की बीमा हो जाएगा LT⁻⁻1 और नीचे समय इसकी बीमा टी हो जाएगा। और T+1 जाकर उसमें अगर आपका जो है जाकर के अगर घात में जुड़ेगा -1 तो कर देगा LT⁻⁻2 कर देगा बच्चों। ये आपका इसका बीमी सूत्र हो जाएगा बी का। तो इसका भी आंसर आ चुका है, यानी आप 5वां का जो ग नंबर का क्वेश्चन था वो फाइनल हो चुका है बच्चों। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है 5वां का ख है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का ख जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए। 5वां का ख का कहना क्या है कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 5वां का ख वो कह रहा है ग्राफीय विधि से आपको सिद्ध करना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। गति के तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए। निगमन ग्राफीय विधि से करना है। तो चलिए भाई हम आपको ग्राफीय विधि से करके बताते हैं। ये हो गया ग्राफीय विधि से हम गति के कौन से समीकरण सिद्ध करने वाले हैं। तो गति के तृतीय समीकरण का निगमन करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। समीकरण का निगमन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें बहुत आसान सा है। एक्स अक्ष खींच लो, वाई अक्ष खींच लो और मान लो कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ आया तो इसको कह दो ए, इसको कह दो बी। फिर इसको ये समय अक्ष है, यहाँ पे आप लंब डाल दो ऐसे, तो इसको कह दो सी। फिर वाई अक्ष पर लंब डाल दो ऐसे, इसको कह दो डी। फिर यहाँ से लंब डाल दो ये बी सी पर, तो इसको कह दिया जाए ई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू बताता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी प्रदर्शित करता है। तो ये भी है तो ये भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, भी कहेंगे। ये यू है तो ये भी यू होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, भी माइनस यू हो जाएगा। और ये तो थोड़ा ए प्रदर्शित करता है बच्चों। अब हम लोग यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये समय अक्ष है, समय दर्शाया गया है इधर, ठीक है। और ऊपर जो है वेग दर्शाया गया है इस डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान से देखना, ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है। अगर हम आपको मैं बताऊं, बहुत ही आसान है जो है कि गति के तृतीय समीकरण का निगमन बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है, एक सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज कौन है, तो ओ से चलिए। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो समझ जाइए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया आ जाएगा। और इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये भुजा इसके समांतर है, तो आप लिखोगे ओ ए प्लस क्या लिख दोगे, बी सी, और हो जाएगा दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, ये वाली दूरी। तो ध्यान में रखना इसको टी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा मेरा टी। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखना, 1/2 ओ ए को यू से दिखाते हैं, इसको भी से दिखाते हैं, ये हमारा टी हो गया बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ और ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान डेरिवेशन होने वाला है। u प्लस भी है तो v प्लस इसको u कर लेंगे और t का मान हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन टी, टी नहीं a लिखूंगा बच्चों। अब कहेंगे मान कहाँ से आया, तो v बराबर u प्लस ए टी से पक्षांतर करके t का मान निकालो, ये इधर आएगा v माइनस यू, a आ जाएगा भाग में, तो इतना हो जाएगा।
अब 1 a को इधर ला जाइए तो हो जाएगा 2a और v प्लस ये हो जाएगा v प्लस u और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस u हो जाएगा। अगर इसको सरल करेंगे 1/2a और a प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला जो लगाओगे तो आपका a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब ये मान किसका आ रहा है, यस का, तो 2a भाग में है, इधर ले आओ तो 2a यस हो जाएगा। इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर ले आओ तो u स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a यस बराबर v स्क्वायर। और इसको बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a यस हो जाएगा। इस तरह से गति का तृतीय समीकरण प्रूफ हो गया बच्चों, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो ये भी आपका जो 5वां का ख था 5 नंबर का क्वेश्चन और 5वां का ग 5 नंबर, ये भी आपका प्रश्न 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन में करा चुका हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें भी बच्चों 2 क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान है। इसको 5 मिनट के अंदर हम आपको 6वां क्वेश्चन का भी हल बता देता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टेड है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का हम आपको बताने जा रहा हूँ ख। चलिए ख पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ख 2 ही क्वेश्चन है, कोई भी आप कर सकते हैं। आपका इसमें दे रखा है अभिकेंद्र त्वरण क्या है और इसका डेरिवेशन भी दिया है बच्चों। तो पहले हम आपको बता दें कि अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है। तो अभिकेंद्र त्वरण जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोला जाता है, अभिकेंद्र त्वरण, जैसे जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है तो उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका प्रतीक AC होता है। अब आपको हम बता रहे हैं इसका फार्मूला AC बराबर v स्क्वायर बाई r होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। v इक्वल टू अगर r ओमेगा में चेंज कर दो तो AC इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा r, यानी r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा AC इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से दूसरा भी फार्मूला कोणीय वेग के पदों में मिल जाता है। अब इसको प्रूफ करना है बच्चों। प्रूफ करना इसका तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम 2 मिनट के अंदर प्रूफ करके आपको हम बताते हैं बच्चों। जैसे कोई कण है जो वृत्तीय पथ पर ऐसे गति कर रही है, ये इसका केंद्र हो गया बच्चों। अगर मान लेते हैं कि कण स्टार्टिंग में यहाँ पर है और कुछ समय बाद कण का स्थिति यहाँ पे आ जाता है, तो अगर जिस क्षण कण का वृत्त के पथ पर देखना चाहिए कि वेग क्या होता है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखना है तो इधर स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर जो वेग बताएगा वेक्टर v1 है, यहाँ वेक्टर v2 है। ये परिधि पर चली गई दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं। डेल्टा या कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा बोलते हैं बच्चों। ये सेंटर हो गया, त्रिज्या हो गया। अब कण हमारा इस डायरेक्शन में गति कर रही है वृत्तीय पथ पर। इसका एक सेकंड फिगर बनता है। यहीं से हम वेक्टर v1 को वेक्टर के रूप में खींचें तो ऐसे दिखाऊंगा वेक्टर v1। इसकी डायरेक्शन देखिए उत्तर और पश्चिम से होकर जा रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर दिखाऊंगा जिसको कहूँगा वेक्टर v2। ये v1 को कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। इस तरह से हमारा जो
वेग में परिवर्तन हो रहा है वे आपका सदिश बताता है, ये वाली भुजा। और वेक्टर डेल्टा भी, और यहाँ पे दोनों वेक्टर v1 v2 के बीच कोण वही बनता है जितना सेंटर बनता है। यहाँ पे कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है, लेकिन एक नियत चाल से, अचर चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसलिए दिशा बदलने से वेग बदल रहा है बच्चों। परिमाण वेक्टर माड ऑफ वेक्टर v1 इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर v2 इक्वल टू v लिख सकते हैं। अब क्या है, हम कहेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज है, इसको हम लोग P1 कह दें, इसको P2 कह दें, इसको कह दिया जाए Q, और इसको कह दिया जाए A, और इसको कह दिया जाए B। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक बात बोलेंगे इस फिगर के बारे में, तो इसमें हम लोग कहेंगे क्या, कह देंगे कि त्रिभुज OP1 P2 और दूसरा त्रिभुज QAB है बच्चों, तो लिखेंगे QAB, इसको कह देंगे समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसका इसके साथ अनुपात यानी डेल्टा यस का आर के साथ अनुपात, और डेल्टा भी का परिमाण की दृष्टि से लिखेंगे, वेक्टर डेल्टा भी है तो परिमाण डेल्टा भी होगा, और नीचे हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर v1 को भी लिख सकते हैं, भी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, और जैसे ही भाग देंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, 1/r को बाहर निकालकर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कर देता हूँ। चलिए डेल्टा 1/r को बाहर निकालकर डेल्टा एस में भाग लगा दिया डेल्टा टी से। यहाँ इधर भी आप RHS में v को बाहर निकालकर डेल्टा v में भाग लगा दीजिए डेल्टा टी से। जब टाइम को अनंत सूक्ष्म किया जाए, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 कर दिया जाए, तो 1/r इसके साथ बेटा लिमिट आ जाता है, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा। 1/v इंटू इसके साथ लिमिट आ जाएगा, तो डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा v बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। परिभाषा के हिसाब से आपको पता होगा दूरी बटा चाल, इसको तो वेग का, विस्थापन बटा समय अंतराल यानी इसको तो वेग कहते हैं, तो वेग का परिमाण को v से दिखाते हैं। 1/v ये वेग में परिवर्तन की दर बता रहा है, इसको तो त्वरण कहते हैं, जिसको AC v आकर गुणा करेगा v² इक्वल टू AC हो जाएगा। AC बराबर हमारा v² बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब अगर हम आगे बच्चों अगर हम ले चलते हैं आपको, तो ये तो हमारा सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसके आगे वाली जो पोर्शन है इसमें एक परिवर्तन भी करके दिखा देता हूँ आपको। परिवर्तन ये है कि चूंकि अगर v बराबर r ओमेगा जानते हो, तो AC बराबर ये r² ओमेगा स्क्वायर, नीचे r रहेगा ही। अगर मैं AC इक्वल टू अगर मैं भाग लगा दूँ तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट जो है प्रूव्ड हो जाता है। रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित हो चुका है बच्चों। इस तरह से मैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 6वां का ख लगा चुका हूँ बच्चों। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं ग लगाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। काफ़ी बच्चे जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो भी कमेंट किया कि नहीं सर ये क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए, तो मैं चलो लगा कर दिखाता हूँ। और जो बच्चे को कन्फ्यूजन है वो तो सीख ही लेंगे, लेकिन जो बच्चा एग्ज़ाम देना है वो भी तैयार कर ले इसको। चलिए मैं अच्छे तरीके से बेटा इसको समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का मैं जो क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ ग। बच्चों क्वेश्चन नंबर ग क्या कह रहा है या मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। कह रहा है 4.0 किग्रा द्रव्यमान का एक गुटका किसी तल पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है बच्चों। पहले तो मैं जो दिया है 4 किग्रा द्रव्यमान दिया है, तो हम लिखूंगा हल, फिर लिखूंगा दिया है, क्या क्या दिया है तो द्रव्यमान दिया है 4 kg, चलो भाई लिख दिया। उसके बाद कह रहा है स्थैतिक घर्षण गुणांक μs का मान दिया है 0.4, g गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है बच्चों। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका अब तो देख रहे हैं जो दिया हुआ है मान लिख, यहाँ पे Fs लिख चुका हूँ, Fs बराबर क्वेश्चन मार्क्स, इसी का मान निकालना है बच्चों। देखो Fs के लिए हम आपको पहले बता चुका हूँ कि Fs के लिए फार्मूला जो होता है वो μs r होता है, r बराबर mg होता है। तो μs
mg लिखूंगा। म्यू एस की मान जो है बच्चों दिख रहा है यहाँ पे 0.4, m का मान कितना 4 दिख रहा है 4 लिखूंगा, g के जगह पे 10 है 10 लिखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर 10 का 0.4 में गुणा करा दूंगा तो फ्रेश 4 हो जाएगा, और 4 रह तो है ही है, गुणा करा दो 4 चौको 16। तो इस तरह से हमको स्थैतिक घर्षण गुणांक का जो मान एफएस का मिल रहा है 16 न्यूटन मिल रहा है बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया, एफएस बराबर 16 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ले चलता हूँ, और इसमें भी कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का मैं जो हल बताने जा रहा हूँ वो ध्यान में रखना। 7 का मैं आपको बताने जा रहा हूँ क, बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए 7 का क मैं हल करके बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है s बराबर t⁻³ माइनस 6t² प्लस का 3t प्लस का 4। इसको करना क्या है बच्चों, कह रहा है इसका करना ये है, एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन समय t सेकंड में निम्न प्रकार से निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात। s के लिए फंक्शन दिया हुआ है, t बराबर 4 सेकंड पर वेग बताना, विस्थापन। तो विस्थापन का समीकरण दिया है, टाइम के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वेग मिल जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा ds/dt। अगर मैं टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन करूं तो 3t² माइनस 6t² का अवकलन 2t होता है, प्लस ये हो जाएगा 3t का 1 के सापेक्ष करेंगे 1, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमारा v बराबर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3t² माइनस 6 दूनी की 12 t प्लस का 3। अब बच्चों कहना है कि जब हमारा जो टाइम है वो अगर 4 सेकेंड जब रहेगा तब देखेंगे वेलोसिटी क्या होगी। तो रख दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा 3 गुणते t² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 12 t का मतलब हो जाएगा 4 प्लस का 3। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 48, और ये हो जाएगा बरचौ 48, ये भी हो जाएगा बरचौ 48 और प्लस का 3। ये वैल्यू इससे कट जाएगा, हमें v बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड मिल रहा है बच्चों। इस तरह से हमें किसका आंसर मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 का क जो है, क का आंसर में वेग t बराबर 4 सेकेंड पर वेग कितना होगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपका त्वरण निकालना होगा तो वेग को टाइम के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो हमको त्वरण मिल जाएगा। तो v बराबर 3t² माइनस 12t प्लस 3 दिया हुआ है। इस वेग के लिए जो t के रूप में जो मान होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अगर लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा भाई, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मुझे v बराबर मिला है, आपको मैं बता दे रखा हूँ यहाँ पे कि 3t² माइनस 12t प्लस 3 है। तो यहाँ पे लिखूंगा 3t² प्लस का 12t प्लस 3, मुझे लग रहा है माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस है बच्चों। अब क्या करिए, टाइम के सापेक्ष अवकलन करिए इसको, तो त्वरण मिल जाएगा। तो ये आपका dv/dt हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि इसको टाइम के सापेक्ष अवकलन करना है। तो भाई आप जानते हो ना, 3t² का अवकलन t के सापेक्ष करोगे तो 2t होगा, माइनस 12 t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, ये 6t और माइनस का 12 हो जाएगा बच्चों। तो ये किसका मान है, ये का मान। लेकिन त्वरण का मान कब, जब टाइम हमारा 4 सेकेंड होगा तब देखना है बच्चों कि हमारा त्वरण का मान क्या होगा। रख दीजिए इसमें, a बराबर 6 गुणते टाइम हमारा 4 माइनस 12 हो जाएगा, 6 चौको हो जाएगा 24 माइनस 12। अब यहाँ पे आप घटा दो तो ये बराबर 12 हो जाएगा बच्चों, और इसका मात्रक लिख दीजिए आप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन आपको 7वां का क फाइनल बता चुका हूँ बच्चों। अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका 7वां का ख। देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7वां का ख, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी, तार में तनाव
एफ तथा उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहले अनुप्रस्थ तरंग की चाल, यानी हमारा जो 7वां का ख नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। कह रहा है चाल जो है जितने राशि पर निर्भर करता है समानुपाती में लूँगा, एफ के घात दे दूंगा ए, समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाऊंगा। ये चाल समानुपाती होता है द्रव्यमान के m कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा m। तो ये आपका जो द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान है, मान लो m के घात b ले लेता हूँ, समीकरण नंबर ये सेकंड हो जाएगा। तो एक यहाँ पर अगर हम समीकरण जो है दोनों को मिला दें, फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर, मिलाने पर, तो बच्चों अगर मिलाऊंगा तो v समानुपात f पावर हो जाएगा a, m पावर हो जाएगा b। अब आप देखेंगे समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट f पावर a, m पावर हो जाएगा b। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ बीमा अगर लेंगे तो हो जाएगा दोनों तरफ बीमा लेने पर, बच्चों अगर हम बीमा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेग है तो वेग की तो बीमा lt पावर हम लोग -1 जानते हैं, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, बल की बीमा हो जाएगा mlt, ये l है और ये t पावर हो जाएगा -2। इसकी बीमा बच्चों हम लिखें घात तो ये दिखाए ही हैं। यम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग m/l समझेंगे, तो कैपिटल M/l होता है इसकी बीमा। अगर मैं देखूं इसका घात हमारा जो आएगा वो हो जाएगा b। अगर मैं यहाँ पर अगर देखूं कि इसको आगे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप m के घात दिखाना चाहें तो 0 दिखा सकते हैं, l t पावर -1 हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या करिए कि इधर देखो आपका m पावर हमारा जो है a आ रहा है, l पावर b आ रहा है, t पावर -2a आ रहा है, लिख लिए। अब ये आपका m पावर b और l पावर -b हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको थोड़ा सरल करें तो हमारा m के घात में आपको मिल जाएगा a प्लस b, l के घात में क्या मिल जाएगा, तो b है और यहाँ -b है, तो हमारा ये तो घट करके ये 0 आ जाएगा। और t के घात हमारा -2a है और तो है नहीं, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इधर मैं बच्चों लिख दिया m पावर 0 l t पावर -1। अब क्या करिए, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर बच्चों करिए तुलना, तो यहाँ l का घात 1, l का घात 0, m का घात 0 है, m का घात a प्लस b है, तो a प्लस b बराबर हम 0 कर देंगे। और ये हमारा जो समीकरण नंबर इसको थर्ड मान लेना, और ये जो आ रहा है उसको समीकरण नंबर 4 मान लो। उसके बाद दूसरा क्या है, अब t का घात -2a -1 है, तो माइनस का 2a बराबर -1, माइनस से अगर हम गुणा करा दें तो हमारा 2a बराबर हो जाएगा 1। अगर हम a का मान निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। और आपको पता है a बराबर 1/2, अगर मैं इसमें रखूँगा a की जगह पे 1/2, तो b का मान कितना मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा बच्चों। अब -1/2 जब a और b का मान मिल गया, अब हम समीकरण नंबर जो है रखने वाला हूँ थर्ड में। चलिए थर्ड में हम रख के बताते हैं आपको किस तरह से क्या करना है भाई। तो यहाँ पे लिखूँगा कि a व b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में जब रखेंगे बेटा तो थर्ड हमारा है v बराबर कांस्टेंट तो वही है, f का घात हो जाएगा a मतलब 1/2, m का घात कितना हो जाएगा -1/2, तो कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन f के घात 1/2 पॉजिटिव बनाएंगे तो m का घात 1/2। इसको लिखूंगा तो आप लिख सकते हो f/m का होल घात 1/2। अगर आप लिखोगे तो कांस्टेंट अंडर रूट में हो जाएगा f/m। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्थिति में चूंकि कांस्टेंट ना इस फार्मूला में 1 होता है, पता है तो रखिए, नहीं तो कांस्टेंट के रूप में ही ये भी आपका रिजल्ट हो गया फाइनल। अगर कांस्टेंट पता है कि k का मान 1 होता है तो v बराबर 1 रख करके आप f/m दिखा दीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये जो रिजल्ट लाना था बच्चों वो प्रूव हो चुका है। बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट आपको हम बताने जाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपका जो है
क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इसमें से 3 क्वेश्चन दिया, एक करना है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको हम क बता देते हैं। आपको जल्दी से सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k परस्पर अभिलंबवत है। मतलब साबित कर देना है कि दोनों सदिश लंबवत हैं कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां हम आपको बताने जा रहा हूँ। हल पहला जो सदिश दिया है बच्चों, वेक्टर ए बराबर आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये वेक्टर बी बराबर दूसरा सदिश दिया है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप है बच्चों। इसका डॉट गुणा निकालिए, अगर आपका 0 आ जाएगा तो लंब होंगे। तो वेक्टर ए का मान रख देता हूँ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, डॉट लगाइए, और 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप है। अब डॉट गुणा कराइए, आई का आई में गुणा कराने से प्लस गुणांक का गुणा कराइए, +2 + 7 गुणा करेगा +7, +2 -5 में गुणा कराएंगे तो -10 आएगा, -2 + 2 में कराएंगे -4 आएगा बच्चों। तो ये 14 - 14 ये प्लस माइनस कट करके 0 आ जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया बच्चों। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया तो ये कंडीशन पूरा हो गया किसका, अर्थात हम कह पाएंगे पहला सदिश लंब है दूसरे सदिश पर। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है बच्चों। इस तरह से हम आपको जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो अर्धवार्षिक वाला जो पेपर था बच्चों, भौतिक विज्ञान का क्लास 11 यानी कक्षा 11 का संपूर्ण जो आपका हाफ ईयरली का पेपर है, मैं इस वीडियो में पूरा हल कर चुका हूं बच्चों। और मैंने अच्छे से आसान से आसान जो है कि लैंग्वेज भाषा का यूज करके पूरे संपूर्ण हल किया हूं। और मैंने शुरू में भी कहा था कि बच्चों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी बच्चों दबाइए, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। जो हमारा एक एक करके जो वीडियो जा रहा है ये आपका यूपी बोर्ड की दृष्टि से, या मैंने बताया कि अदर जितने भी कंपटीशन और एंट्रेंस देने जब एग्ज़ाम जाएंगे तो इस टॉपिक पर आपका इस तरह का जो संबंधित जो प्रश्न रहेंगे इस टॉपिक से बहुत आसानी से कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे बच्चों। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।